स्वागत है आप सबका आपके अपने जीनियस फाउंडेशन इंस्टीट्यूट में। पहले तो जो छात्र नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना जो आईटीआई सेकेंड ईयर का चैप्टर चल रहा था अल्टरनेटर, 3 पार्ट इसके अपन ने कवर कर लिए थे। चौथा पार्ट में आज अपन पढ़ेंगे। तो चौथे पार्ट में कुछ मैं कल एक चीज़ बता रहा था, तो उसमें क्या है कि वीडियो में कुछ एरर आ जाने की वजह से हो नहीं पाया था। थोड़ा सा एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का। मैंने क्या बताया था कि जैसे अपन किसी रोटर में कोई, चाहे वो अल्टरनेटर हो या तो अल्टरनेटर हो या सिंगल फेज की जो इंडक्शन मोटर है या 3 फेज मोटर वगैरह है, सिंक्रोनस मोटर और असिंक्रोनस। तो इसके बारे में मैं कुछ बता रहा था कि जैसे कि मोटर के अंदर क्या होता है कि उसमें जो पोल होते हैं, इसको बोला जाता है हिंदी में ध्रुव। तो पोलों की संख्या, जैसे कि संख्या बढ़ाएंगे, पोलों की संख्या बढ़ाने पर और रोटर की स्पीड कम होती है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जैसे कि पोलों की संख्या बढ़ाएंगे तो रोटर की स्पीड कैसी होगी, घट जाएगी। अब वो कैसे घटेगी, देखो मैं आपके सामने एक 2 पोल वाला अल्टरनेटर बता रहा हूँ। एक 3 पोल वाला तो होता ही नहीं है। या तो आपको 2 पोल वाला मिलेगा, या 4 या 6 या 8 या 10 या 12 या 14, मतलब इस पोल में मिलते हैं। सम संख्याओं में रहते हैं, विषम संख्याओं में नहीं रहते, क्योंकि वो एन और एस का जो जोड़ा का जो कॉम्बिनेशन रहता है वो बैलेंस में रहना चाहिए। जैसे मान के चलो मैंने ये यहाँ पे एक जे रोटर बनाया है, इसमें मैंने क्या कर दिया कि ये जो रोटर बनाया है ये 2 पोल वाला रोटर है। ये 2 पोल वाला है एन एस। एक मैंने ये बनाया है यहाँ पे, कल मैं बता रहा था इसी के बारे में बता रहा था, क्योंकि वो वीडियो में थोड़ा सा एरर हो गया था, स्टॉप हो गई थी, इसलिए वो पूरा कवर नहीं हो पाया था। ये ए है, इसमें मैं क्या है कि 4 पोल वाला बना रहा हूँ इसको। ध्यान से समझना मेरी बात को। यदि आपको एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए कैसे कि किसी रोटर के अंदर या 3 फेस मोटर के अंदर जैसे पोलों की संख्या बढ़ा दी जाए तो उसकी गुणन गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या पोलों की संख्या घटा दी जाए तो उसकी गुणन गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको अच्छे से समझना है। ये एन एस एन एस, ये 4 पोल वाला है। एक इसी तरीके से मैं आपको एक 6 पोल वाला और ले लेता हूँ, 6 पोल वाला अल्टरनेटर और ले लेता हूँ। यहाँ से 6 पोल वाला और ले लेता हूँ मैं एक। थोड़ा सा मैं ये जल्दी में बना रहा हूँ, रफ टाइप का, तो आप ड्राइंग पे विशेष ध्यान न दें। तो ये जो मैंने बना दिया एन एस एन एस एन एस, 2 4 6, ये 2 पोल वाला है। पोलों को पीछे दर्शा है, इसमें पोलों की संख्या कितनी है, 2 है। इसमें पोलों की संख्या कितनी है, 4 है। इसमें पोलों की संख्या कितनी है, 6 है। तो मैंने एक फॉर्मूला लगवाया था कि F बराबर पी एन बटा 120, ये फॉर्मूला लगवाया था। अब देखना कि पोलों की संख्या बढ़ाएंगे घटाएंगे तो उसके स्पीड और रोटर की जो घूर्णन घूर्णन गति है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे एफ की जगह अपन यहाँ से एफ बराबर जो फ्रिक्वेंसी निकालने का है, अब यहाँ से अपन एन क्या होती है, स्पीड,
रोटर की घूर्णन गति। पी क्या होता है? पोल। पी होता है पोल। एफ क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला। यहाँ मैंने बटे में एक मान लिया, इसका गुणा तिरक गुणा करेंगे तो पी एन बराबर में 120, जैसे 120 बटा, सॉरी, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 120 एफ। यहाँ से मान के चलो अगर आप पोलों की संख्या ज्ञात करनी है तो इसको बटे में पहुंचा दो। यदि अपन गुणन गति ज्ञात करनी है रोटर की तो एन बराबर निकाल लो। एन बराबर क्या हो जाएगा? 120 इंटू एफ बटा पी। तो इस वाले फॉर्मूले से तो क्या हो जाएगी? रोटर की गुणन गति निकलेगी। और ये जो है इस वाले से उसकी फ्रीक्वेंसी भी निकल आएगी। और यहाँ से अगर पोलों की संख्या निकालेंगे तो P बराबर हो जाएगा 120 इंटू एफ बटा एन। इस फॉर्मूले की सहायता से अपन क्या निकाल लेंगे? पोलों की संख्या निकाल लेंगे। बात को समझना ध्यान से। इससे क्या निकल आएगी? फ्रीक्वेंसी निकल आएगी, इससे गुण स्पीड निकल आएगी, और इससे पोलों की संख्या निकल जाएगी। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जैसे कि पोलों की संख्या अपन बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने पर स्पीड कैसी हो रही है? कम होगी। वो कैसे होगी? देखो इस तरीके से। जैसे अपन स्पीड का फॉर्मूला कौन सा? ये वाला है, एन बराबर 120 इंटू एफ बटे में पी। तो अब देखो, एन बराबर निकालो, 120 की जगह 120 रख दो, इंटू एफ। फ्रीक्वेंसी क्या कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है, सबको मालूम, फिक्स रहती है वो तो। भारत की मानक फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है बटे में पोल। अपन पहले दो पोल पे निकालते हैं। पोल कितने हैं इसमें? दो हैं, तो यहाँ पर दो रख दो। दो से काट दो, 6 12, जीरो। कितना आ गया? 60 इंटू 50। तो एन बराबर अपन इसके गुणा करेंगे तो 5 छक्का 30, 2 जीरो, 3000 आरपीएम। यानी कि दो पोल पर घूर्णन गति कितनी आ रही है? स्पीड कितनी आ रही है? 3000 आरपीएम राउंड पर मिनट। यानी कि 1 मिनट में 3000 चक्कर लगा रहा है। कितने पोल पे? दो पोल पे। अब यही अपन 4 पोल पे निकालेंगे। 4 पोल के लिए निकालेंगे अपन, ये 4 पोल के लिए निकालेंगे। इसमें मान रख दो, एन बराबर 120, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज बटे पोल अपने कितने लिए हैं? ये 4 पोल, 1 2 3 4। तो यहां से काट दो, 4 12, जीरो। तो यहां से कितना बचा? 30 इंटू 50। तो एन बराबर निकालेंगे तो 15, 1500 आरपीएम। अब आपको पता चल गया होगा कि जैसे जैसे अपन पोलों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो स्पीड कैसी होती जा रही है? घटती जा रही है, रोटर की घूर्णन गति। अब इसी प्रकार से अपन 6 पोल का निकालेंगे। 6 पोल पर स्पीड निकालेंगे। 6 पोल पर स्पीड क्या रहेगी? तो यहां से एन बराबर, इसमें मान रख दो, 120 इंटू एफ 50 हर्ट्ज। भारत की जो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। पोल अपन ने कितने लिए हैं? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो अपन ने 6 रख दिए यहाँ पर, कोई दिक्कत? अब यहाँ से 6 दूनी 12, कितने जीरो उतार दी, तो कितना हो गया? 20 इंटू 50, तो 5 दूनी 10 और 2 जीरो, आर पी एम। यानी कि अब स्पीड कितनी आई है? 6 पोल पर, 6 पोल पर रोटर की घूर्णन गति कितनी आई है? 1000 आरपीएम। आप तुम खुद देख रहे हो, जैसे जैसे पोलों की संख्या बढ़ा रहे हो तो स्पीड कैसी होती चली आ रही है? घटती चली जा रही है। और पोलों की संख्या कम करते जाएंगे, दो पोल से आप कम नहीं कर सकते क्योंकि मिनिमम 2 ही पोल हो जाते हैं। तो ये जो सवाल है, अब इसी प्रकार से अगर कुछ और भी सवाल इसमें से बन जाते हैं, आपको बस सवाल को नोट कर लेना, क्योंकि इसमें से एक दो सवाल तो हर एक एग्जाम में बनता ही, चाहे वो टेक्निकल कोई सा भी एग्जाम हो। आपसे फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है, पोलों की संख्या और स्पीड देके फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, या फिर आपको फ्रीक्वेंसी दे दे, स्पीड दे दे, पोलों की संख्या पूछ लेगा। तो आपको ये फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। बस आपको पहले तो ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, इससे आप तीनों फॉर्मूले बना लोगे।
तो अब इसी टाइप पे मैं एक आपको सवाल क्वेश्चन और बता रहा हूं, मैं आपको मिटा देता हूं मैं इसको। तो जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं जिन्हें टेक्निकल भर्ती की तैयारी करना है, आईटीआई से संबंधित जो भर्तियां आती हैं डीएमआरसी, डीआरडीओ, इसरो, बीएचईएल वगैरह में, लाइनमैन वगैरह, टीओ की, तो वो उनके लिए ये अच्छा चैनल है, इसके माध्यम से उनको क्लास मिलती रहेगी। इसमें न्यूमेरिकल भी रहेगा। अब देखो अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक एसी जनरेटर की फ्रीक्वेंसी, एक एसी जनरेटर की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, एक एसी जनरेटर की फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, 60 हर्ट्ज है, जब है जब वह 600 आरपीएम पर घूम रहा है, तो उसके पोल्स की संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसके पोल्स की संख्या ज्ञात कीजिए। जी है। अब एसी जनरेटर मतलब अल्टरनेटर की बात हो रही है। एसी जनरेटर है, वो कितनी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 60 हर्ट्ज है। थोड़ा मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूं। तो यहां पे देखो, एक एसी जनरेटर है मतलब अल्टरनेटर है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 60 हर्ट्ज दी है, और 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर कितना घूम रहा है, 600 आरपीएम राउंड पर मिनट, मतलब एक मिनट में कितने राउंड लगा रहा है, 600 लगा रहा है। तो कह रहा है उसमें पोलों की संख्या कितनी है, पोल पूछ रहा है, ध्रुवों की संख्या। तो मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला बताया था, एफ बराबर पी एन बटा में 120। अब यहां पर देखो अपन ने फ्रीक्वेंसी कितनी दे रहा है, एफ बराबर 60 हर्ट्ज दे रहा है, और एन बराबर, क्योंकि गुणन गति को, स्पीड को कैसे दर्शाते हैं, एन से, एन बराबर कितना दे रहा है, 600 आरपीएम। अब पूछ क्या रहा है कि पोल की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब पी बराबर वो कह रहा है कि ये ज्ञात करना है आपको पोलों की संख्या। तो यहां से आप देखो फॉर्मूला निकाल लो पी का। चाहे फॉर्मूला मत बनाओ, ऐसे ही में मान रख दो, जब भी वही बात आएगी, या फॉर्मूला आप बना लो, फॉर्मूला बना लो, बटे में एक मान लो, पी एन का गुणा इधर कर दो एक में, तो पी एन बराबर में एफ का गुणा 120 में कर दो, तो 120 इंटू एफ। अब यहां से अपन क्या निकालना, पोलों की संख्या निकालना है, पी निकालना है, तो पी बराबर निकाल लो 120 इंटू एफ, एन कहाँ पहुंचा दो, बटे में पहुंचा दो, बटे में पहुंचा दिया। अब देखो पी बराबर 120, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 60 हर्ट्ज, क्लियर। एन कितना दिया है, 600, एन के 600। देखो 120 तो अपन ने वैसे वैसे उतार दिए, एफ का मान कितना दिया है, 60, तो अपन रख दिया बटे में, यहाँ से एफ का मान 60 दे रहा है, एन का मान कितना दिया रहा है, 600, तो अपन ने रख दिया। अब इससे ये जीरो काट दो, इससे ये काट दो, 6 दूनी 12, बचा कितना, पी बराबर, एक तो 2 बचा, यहाँ से 6 बचा, तो पी बराबर कितना आ गया, 6 दूनी 12 पोल, यानी कि उसमें पोलों की संख्या कितनी होगी, 8। ये जो क्वेश्चन है 2-3 बार आ चुका है। एक तो एएलपी में आया था, लाइन लोको पायलट में, असिस्टेंट लोको पायलट में आया था, 2018 के अंदर आया था, और आईटीआई में आया था, अभी सप्लीमेंट्री के एग्जाम हुए थे उसके अंदर आया था। तो ये आपके सामने क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन बन जाते हैं, पूछने लगता है।
तो आपको क्या है, फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूले को आपको अच्छे से दिमाग में याद कर लेना। F बराबर होता है पी एन अपन में 120। इस फॉर्मूला से आप क्या क्या ज्ञात कर सकते हो? फ्रीक्वेंसी, मतलब F बराबर क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, और P क्या होती है? पोलों की संख्या, N क्या होती है? स्पीड। N स्पीड होती है, मतलब घूर्णन गति। ये क्या होते हैं? पोल। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। ये तीनों चीजें निकल आएंगी, चाहे वो मोटर के अंदर पूछ लो, चाहे जनरेटर के अंदर, चाहे अल्टरनेटर के अंदर पूछ लो, कुछ भी पूछ सकता है वो। तो ये चीज आपके दिमाग में बैठ गई होगी। अब अपन क्या पढ़ रहे थे उसमें? रोटर के, एक तो अपन ने उसमें साइलेंट पोल रोटर पढ़ लिया था, और दूसरा जो था बेलनाकार रोटर पढ़ लिया था। तो अपन क्या कर, उसके भाग पढ़ रहे थे। एक तो डीसी जनरेटर अल्टरनेटर के जो भाग, पहले तो भाग था बॉडी था, जो अपन ने पढ़ लिया था, बॉडी का, बॉडी अपन ने पढ़ लिया था। दूसरा आया था रोटर। रोटर में तीन प्रकार के रोटर थे, खुले खांचे वाले, वो सॉरी स्टेटर। पहला भाग था अपन ने बॉडी, उसको पढ़ा। पहला भाग कौन सा था उसका? इसको मैं रफ कर देता हूं। पहला जो भाग था अल्टरनेटर के, अपन ने भाग पढ़े थे। भाग, तो इसमें सबसे पहले भाग इसका क्या था? बॉडी था, इसको पढ़ा अपन ने। दूसरा जो था स्टेटर था। स्टेटर कितने प्रकार के निकले थे? एक तो था खुले खांचे वाला, दूसरा जो था अर्ध खुले खांचे, अर्ध खुले खांचे, तीसरा ये था बंद खांचे। ये अपन ने पढ़ लिया था। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? रोटर। और रोटर पढ़ा था। रोटर में दो प्रकार के पढ़े थे, कौन कौन से? एक होता है सैलिएंट पोल रोटर, अपन ने इसको पढ़ लिया था। दूसरा था बेलनाकार ध्रुव प्रारूपी, बेलनाकार रोटर। अब इसका मैंने एक भाग और रह गया था, चौथा, जो मैंने बताया था। अभी इसके बारे में बताऊंगा। ये क्या होता है? एक्साइटर, मतलब उत्तेजक। जो था एक्साइटर, उत्तेजक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है? उत्तेजक के बारे में इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। तो एक्साइटर के बारे में पढ़ेंगे। एक्साइटर क्या होता है? एक प्रकार का, एक क्या होता है? शंट या कंपाउंड जनरेटर होता है। शंट या कंपाउंड जनरेटर होता है। बात की जाए कि इसको कहाँ पर सेट किया जाता है? शंट या कंपाउंड जनरेटर होता है, इसको जो स्थापित किया जाता है, शाफ्ट पर स्थापित किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, इसको जो है रोटर शाफ्ट पर, रोटर शाफ्ट पर, मतलब घूमने वाले भाग पर इसको सेट किया जाएगा। या तो शंट, या तो डीसी शंट जनरेटर रहेगा, या डीसी कंपाउंड जनरेटर रहेगा। इसको स्थापित कहाँ किया जाएगा? शाफ्ट, रोटर शाफ्ट पर स्थापित करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अल्टरनेटर में क्या है, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए अल्टरनेटर के जो अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए एक डीसी सप्लाई की जरूरत पड़ती है। डीसी सप्लाई की जरूरत पड़ती है। इसके क्या है कि श्रेणी क्रम में, एक्साइटर के एक श्रेणी क्रम में रियोस्टेट लगा देते हैं। रियोस्टेट आप समझ सकते हो कि रेगुलेटर टाइप का होता है। इससे क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्रफल आसानी से घटा या बढ़ा सकते हैं। बस आपको इसमें ध्यान रखना है, एक्साइटर का क्या काम रहता है? चुंबकीय क्षेत्र, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए एक्साइटर का प्रयोग किया जाता है, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए। अब चुंबकीय क्षेत्र को, उत्तेजन को घटाने और बढ़ाने के लिए अपन उसमें क्या करते हैं? एक वो लगा देते हैं रियोस्टेट। तो ये है इसमें, और इसमें कुछ विशेष है नहीं है, नोट कर देता हूँ मैं।
तो ये जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया है उत्तेजक। हिंदी में उत्तेजक बोलते हैं, इंग्लिश में उसको एक्साइटर बोलते हैं। आपको एग्जाम में दोनों नाम से मिल सकता है, एक्साइटर भी मिल सकता है, उत्तेजक भी मिल सकता है। अब बात की जाए, यह एक शंट या कंपाउंड डीसी जनरेटर होता है। जो उत्तेजक जो होता है एक्साइटर, एक्साइटर मतलब अपन किसी चीज को एक्साइटेड करना, जाने मान के चलो एक कमरे में क्या है कि दो स्टूडेंट रह रहे हैं, ये दो स्टूडेंट एक कमरे में रह रहे हैं। अब मान के चलो तीन रह रहे हैं, चलो अब ये दोनों का क्या है, घूमने फिरने में मन लगता है, इसका ज्यादा घूमने फिरने में मन लगता है इन दोनों का, इसका नहीं लगता, ये पढ़ने में लगा रहता है। अब ये क्या है, इनको फोर्स करेंगे कि चलो घूमने चलते हैं, मतलब इसको फोर्स करेंगे, लास्ट में जाके इसका मूड बना ही देंगे, तो इसको क्या कर रहे हैं, एक्साइटर कर रहे हैं, उसको उत्तेजक कर रहे हैं। तो वही चीज है, एक उत्तेजक और एक्साइटर। तो यह क्या है, एक शंट या कंपाउंड डीसी जनरेटर होता है। चाहे शंट मान लो चाहे कंपाउंड मान लो, कोई एक होता है जिसे रोटर, जिसे क्या करते हैं, रोटर शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है। अल्टरनेटर में जो रोटर होता है ना, घूमने वाला भाग, उस पर स्थापित किया जाता है। फिर इस जनरेटर द्वारा, मतलब शंट या कंपाउंड जनरेटर द्वारा उत्पन्न किया गया ईएमएफ, मतलब 250 वोल्टेज, दो स्लिप रिंगों दो स्लिप रिंगों के द्वारा रोटर की कॉइल को दिया जाता है, जिसके कारण क्या है, रोटर घूमता है। बात को ध्यान से समझना कि इसमें जो एक्साइटर क्या है, एक शंट या कंपाउंड डीसी जनरेटर होता है, जो रोटर या शाफ्ट पर कसा जाता है। क्या ये होता है एक्साइटर, चाहे शंट जनरेटर मान लो चाहे कंपाउंड जनरेटर मान लो। अब एक्साइटर के द्वारा जो 250 वोल्ट की जो डीसी सप्लाई होती है, उत्पन्न ईएमएफ कितना, 250 वोल्ट, स्लिप रिंगों के माध्यम से किसको दिया जाता है, रोटर कॉइल को दिया जाता है। अब यहां से आपसे पूछ सकता है कि अल्टरनेटर की जो कॉइल्स होती है उसमें जो डीसी सप्लाई दी जाती है वो कितने वोल्ट की दी जाती है, तो आपको ये ध्यान रखना है 250 वोल्ट की दी जाती है। कौन सा जनरेटर, शंट या कंपाउंड, दो कोई हो सकता है। तो रोटर को क्या, जब तक रोटर की कॉइल को ये 250 वोल्ट की सप्लाई नहीं देंगे तो क्या रोटर घूमेगा नहीं, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अल्टरनेटर में स्थिर चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए एक्साइटर का प्रयोग करते हैं। अब ये एग्जाम में आपसे अभी सप्लीमेंट्री का एग्जाम हुआ था, उसके अंतर्गत आया था ये क्वेश्चन कि अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये ऑप्शन मिला था एक्साइटर, एक्साइटर का प्रयोग किया जाता है। एक्साइटर के श्रेणी क्रम में क्या लगा रहता है, एक रियोस्टेट लगा रहता है, रियोस्टेट लगा रहता है। इस रियोस्टेट की सहायता से अपन क्या करते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे पंखे में रियोस्टेट लगा, पंखे की स्पीड को अपन कम ज्यादा कर सकते हैं। ऐसे ही एक्साइटर के श्रेणी क्रम में क्या लगा देते हैं, एक रियोस्टेट लगा देते हैं, उसकी सहायता से चुंबकीय क्षेत्र जो है बढ़ रहा है, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र, जो स्थिर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है इसको अपन घटा बढ़ा सकते हैं। तो आपको पूछेगा कि अल्टरनेटर में जो स्थिर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है उसको किसकी सहायता से चुंबकीय क्षेत्र घटा बढ़ा सकते हैं, तो रियोस्टेट की सहायता से इसको घटा बढ़ा सकते हैं। अब आता है कि स्लिप रिंग क्या होती है। स्लिप रिंग को हिंदी में बोलते हैं सर्पिबल है। स्लिप रिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो डायग्राम है ये स्लिप रिंग का मैंने यहाँ पर बना दिया है। स्लिप रिंग का ये डायग्राम है, इसको बोलते हैं स्लिप रिंग। सर्पिबल है, इसको हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है स्लिप रिंग। बात करते हैं कि ये स्लिप रिंग जो होती है बनी काय की होती है, फास्फोरस, ब्रॉन्ज या कॉपर की बनी होती है। एक चीज आपको तो सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि स्लिप रिंग के बारे में सबसे पहले जब पूछा जाता है, ये जो पूछा गया था 2017 के अंदर इसरो में पूछा गया था, और आईटीआई में 2019 का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था कि जो स्लिप रिंग जो होती है वो बनी कहीं की होती है, तो फास्फोरस, ब्रंज या कॉपर की बनी होती है। इसको बात करते हैं, इसको लगाया कहाँ जाता है, तो इसको जो लगाया जाता है शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है। शाफ्ट जो होती है अल्टरनेटर की, उस पर स्थापित किया जाता है। फास्फोरस ब्रॉन्ज की इसलिए प्रयोग करते हैं, जो स्लिप रिंग होती है वो फास्फोरस ब्रॉन्ज की ही प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि इसका जो ताप गुणांक होता है बहुत कम होता है। ताप गुणांक जो होता है मतलब गर्म कम होती है, ताप गुणांक कम होता है। रोटर पर स्थापित फील्ड कॉइल या बाइंडिंग में डीसी सप्लाई स्लिप रिंग द्वारा दी जाती है। मतलब जो रोटर होता है
रोटर, रोटर पर जो फील्ड वाइंडिंग होती है, जो फील्ड वाइंडिंग होगी उस पर डीसी सप्लाई जो देते हैं वो कैसे देते हैं, इस स्लिप रिंग के माध्यम से। तो आप एक स्लिप रिंग के, आप अपनी कॉपी में डायग्राम बना तो पहले रफ कॉपी बनाना, रफ पेज पे बनाना, उसके बाद में आप सीज पेंसिल की सहायता से फेयर पे बनाना, जिससे कि गलत सलत हो जाए तो आप उसको सुधार सकें। तो स्लिप रिंग रोटर पर स्थापित फील्ड कॉइल्स, फील्ड कॉइल्स कह दो या फील्ड बाइंडिंग कह दो, मैं डीसी सप्लाई जो दी जाती है वो स्लिप रिंग के द्वारा, इसके द्वारा ही दी जाती है। रोटर में सामान्यतः दो स्लिप रिंग होते हैं तथा इन पर ब्रश ठहरे होते हैं, जो ब्रश होते हैं स्लिप रिंग पर ही ठहरे होते हैं, ये ध्यान रखना। तो इनमें से आपको मेन मेन एग्जाम में क्या ध्यान रखना है, स्लिप रिंग बनी काय की होती है, आपको पूछेगा जो स्लिप रिंग बनी होती है वो काय की बनी होती है, तो फास्फोरस, ब्रॉन्ज, ए में देगा, बी में कुछ और दे देगा, सिलिकॉन या कास्ट आयरन दे देगा, कास्ट स्टील दे देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है फास्फोरस, ब्रॉन्ज या कॉपर की समझ सकते हो, कॉपर की बनी होती है। फिर पूछे एक सर्पी बल है या स्लिप रिंग को कहाँ स्थापित किया जाता है, ऑप्शन में आपको देगा बॉडी पर, ए में, बी में दे देगा कुछ स्टेटर पर, सी में दे देगा शाफ्ट पर। तो आपको ये शाफ्ट, इसको ध्यान रखना है, इसको कहाँ स्थापित करेंगे, शाफ्ट पर लगाएंगे। फास्फोरस ब्रॉन्ज की स्लिप रिंग बनाई क्यों जाती है ये पूछे, इसका ताप गुणांक अधिक होता है, इसका ताप गुणांक मध्यम होता है, इसका ताप गुणांक कम होता है, तो इसका ताप गुणांक कम होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो फास्फोरस ब्रॉन्ज की जो बनाई की जाती है स्लिप रिंग, क्योंकि इसका ताप गुणांक बहुत कम होता है। इसका काम क्या रहता है, रोटर जो होता है, ये रोटर के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे कि ये जो रोटर है आपके सामने, ये जो रोटर दिख रहा है सैलिएंट पोल रोटर, तो इस रोटर पर ये देखो गौर से देखो, इस रोटर पर क्या है, जो इसकी जो बाइंडिंग होती है, इस पर जो कौन सी बाइंडिंग होती है, फील्ड बाइंडिंग। ये देखो फील्ड बाइंडिंग आपको दिख रही होगी, ये रोटर पर जो फील्ड बाइंडिंग होती है, इसमें डीसी सप्लाई देने के लिए प्रयोग किया जाता है। डीसी सप्लाई दो, वो कह रहा ना रोटर पर स्थापित फील्ड कॉइल, फील्ड बाइंडिंग, फील्ड कॉइल कह रहा है, फील्ड बाइंडिंग में डीसी सप्लाई जो दी जाती है वो स्लिप रिंग के द्वारा दी जाती है। इस जो रोटर है, रोटर पर जो फील्ड बाइंडिंग है, इस पर जो डीसी सप्लाई देंगे वो काय के माध्यम से दी जाती है, स्लिप रिंग के माध्यम से दी जाती है। ये चीज क्लियर। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि रोटर पर जो फील्ड बाइंडिंग होती है उसमें जो डीसी सप्लाई देते हैं वो काय के माध्यम से देते हैं, स्लिप रिंग के माध्यम से देते हैं। और डीसी सप्लाई बनती काय की है, एक्साइटर के द्वारा। एक्साइटर में क्या होता है, शंट या कंपाउंड जनरेटर होता है, कितने सप्लाई होती है, 250 वोल्टेज की वही होती है, जिसके द्वारा क्या होता है, रोटर की फील्ड वाइंडिंग को डी सप्लाई देना, रोटर चुंबकीय क्षेत्र बनाना स्टार्ट कर देगा, फिर घूमना चालू कर देगा। रोटर में सामान्यतः पूछे कि स्लिप रिंग कितनी होती है, तो 2 स्लिप रिंग होती है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तथा इन पर ब्रश ठहरे होते हैं, सिर्फ ब्रश की पूछे ब्रश कहाँ ठहरे होते हैं, तो स्लिप रिंग पर ब्रश जो है वो ठहरे रहते हैं। तो ये अपना क्या हो गया, स्लिप रिंग हो गया। अब इसके जो अल्टरनेटर के जो भाग थे, पार्टों के नाम अपन ने पढ़ लिए थे, पार्ट में इसके मैंने 5 पार्ट के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। तो 5 पार्ट इसके कौन कौन से थे, उनका क्या क्या कार्य है, वो आपको सबको अच्छी तरीके से आपको याद कर लेना है। एक तो इसका पार्ट क्या था, बॉडी था, बॉडी मैंने पढ़ा दिया था। दूसरा भाग इसका क्या था, स्टेटर। दूसरा भाग इसका क्या था, स्टेटर। स्टेटर दूसरा भाग इसका क्या था, स्टेटर। दूसरा भाग इसका स्टेटर था। स्टेटर जो थे वो 3 प्रकार के निकले थे इसमें। कौन कौन से, खुले खांचे वाला और अर्ध खुले खांचे, तीसरा कौन सा था जी, बंद खांचे। फिर तीसरा कौन सा पढ़ा था अपन ने, रोटर। ये जो दोनों स्थिर भाग होते हैं ये घूमने वाला भाग होता है रोटर। रोटर में 2 प्रकार के रोटर पढ़े थे, एक पढ़ा था अपन ने कौन सा, सैलिएंट पोल, सैलिएंट पोल रोटर, और दूसरा जो पढ़ा था
बेलनाकार रोटर, बेलनाकार रोटर। चौथा भाग इसका पढ़ा था क्या अपन ने, एक्साइटर, एक्साइटर। इसमें डीसी शंट या डीसी कंपाउंड जनरेटर होता है जिसके माध्यम से सप्लाई दी जाती है। पांचवा इसका जो क्या था अल्टरनेटर के, ये क्या थे, भाग थे, पार्ट, पार्ट अल्टरनेटर के पार्ट थे। चौथा था इसका क्या, पांचवा, स्लिप रिंग। ये अपन ने पढ़ लिया है। अब कल की जो पार्ट में अपन वो कवर करेंगे, वो कवर करेंगे कि अल्टरनेटर के प्रकार, अल्टरनेटर के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि अल्टरनेटर में कौन कौन से टाइप के अल्टरनेटर होते हैं। तो वो पढ़ेंगे कि अल्टरनेटर के जो प्रकार होते हैं, कितने भागों में अल्टरनेटरों को बांटा गया है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो नए छात्र स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो वो वीडियो को लाइक कर दिया करें, और जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं। और जिनने ITI कंप्लीट कर लिया वो भी इस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि एग्जाम में बहुत सी अच्छा खासा सिलेबस में बारीकी से इस चीज़ को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।